गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, जैसा कि आप सबको पता है बच्चों, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस में करवाती हूँ हिंदी में। पॉलिटिकल साइंस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें। जो बच्चे न्यू हैं इस चैनल पे, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों आपको बता देती हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए पहले तो इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, आपको बता देती हूँ बच्चों, क्लास 12 के जो दो बुक है उसमें जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसके मैं 2 चैप्टर करवा चुकी हूँ। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो आप पहला और दूसरा चैप्टर जरूर देखिए ताकि आपको तीसरा चैप्टर अच्छे से समझ आए। आज मैं आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक बता देती हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में हम अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, जो डीपली में अमेरिका के बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज गेट करनी होगी। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर का ओवरव्यू देंगे आपको। फिर मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ हिसाब से बेसिक्स चीजें लेकर चलूंगी। ठीक है बच्चों, आपका रहा मैप की बात, तो मैप मैं आपको साथ के साथ करवाती चल रही हूँ और आपके माइंड में इमेजिनेशन करती चल रही हूँ कि आप इमेजिन करें कि इस देश ने इस देश पर कब कैसे क्या करके आक्रमण किया था। सो आई होप आप ध्यान से सुने इस लेक्चर को और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। ओके बच्चों, थर्ड चैप्टर जो आपका है फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर जो आपका है वो है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अमेरिका का जो वर्चस्व था ना समकालीन विश्व में, वो देखना है, वो उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपको फर्स्ट चैप्टर ने पढ़ा था शीत युद्ध का दौर, वो पूरा दोनों के ऊपर था, यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के ऊपर था। सेकंड जो चैप्टर था आपका, जो सेकंड चैप्टर था, उसमें आपने सोवियत संघ के बारे में डीपली में पढ़ा, उसकी विशेषताएं, उसकी जो अनइक्वालिटी थी या फिर भेदभावपूर्ण नीतियां थी, मतलब जो भी भ्रष्टाचार होता था, सब आपने उसमें चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, अगर जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वीडियो जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में, नहीं तो आपको थर्ड चैप्टर भी स्टार्टिंग से समझ में नहीं आएगा। सो आई होप आप टाइम टू टाइम अपनी सारी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मेरी आपसे बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंडों में शेयर करें ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंच जाए और 12th क्लास के स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। आप ये 10th क्लास के अपने कजन्स हो या फिर सिस्टर ब्रदर हो, उन तक भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में साइंस, मैथ्स और एसएसटी भी यहाँ पर होती है, इस चैनल पे करवाई जाती है। ठीक है, आगे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। जो थर्ड चैप्टर है उसमें हम समकालीन विश्व में जो अमेरिका का जो वर्चस्व था, बढ़ रहा था, उसके बारे में डीपली में पढ़ेंगे। अब वर्चस्व को हम हेगेमनी भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको सबको बताया बच्चों की 12th, पहले तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो मुख्य बिंदु होंगी। सो आइए हम उन्हें समझते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करती हूँ मैं बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट यहीं पर रखना, अपना माइंड थोड़ा यहीं रखना, स्क्रीन पे अपनी आंखें रखो और माइंड अपना थोड़ा इमेजिनेशन वर्ल्ड में चले जाओ। ठीक है, इमेजिन करो कि हाँ ये सब तुम फील कर रहे हो कि शीत युद्ध हुआ तो तुम भी थे, अब अमेरिका का वर्चस्व तुम्हें भी सहना पड़ेगा, तो इसको इमेजिन करो। ओके, चलो इमेजिन करवाते हैं आपको, स्टार्ट करते हैं। अब अमेरिका का वर्चस्व स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको बता देती हूँ 1991 से पहले जो सोवियत संघ था, ठीक है, अब उसका विघटन हो गया 1991 में। अब 1991 के बाद तो सिर्फ यूएसए ही बचा महाशक्ति। पहले 1991 से पहले 2 महाशक्तियां थी, यूएसएसआर और यूएसए, अमेरिका और सोवियत संघ। बट अब सिर्फ और सिर्फ यूएसए या कहें अमेरिका ही महाशक्ति बचा। ठीक है, अब अमेरिका का वर्चस्व तो स्थापित होना बनता है। अब एक बात बताओ, आप 2 पावरफुल बंदे हो, ठीक है, या फिर कहें 2 पावरफुल मैन खड़े हैं, अब उसमें से एक हार जाए लड़ाई करते टाइम तो दूसरा पावरफुल बचा ना। ठीक है, ऐसे ही उसमें था, अमेरिका और सोवियत संघ की लड़ाई हुई जो शीत युद्ध कहलाई। शीत युद्ध में कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी, हथियार वथियार की किसी की लड़ाई नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की लड़ाई थी। ठीक है, उस लड़ाई के बाद अमेरिका जीत गया। अमेरिका जीता कैसे? क्योंकि सोवियत संघ अपनी अर्थव्यवस्था खुद गिराता गया। किन कारणों से? अफगानिस्तान संकट, ऐसे कई संकट आए जिससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गिरती गई। ठीक है, अब अमेरिका का वर्चस्व तो कंपल्सरी है ही कि हाँ अब तो वर्चस्व ही आएगा अमेरिका का, क्योंकि सोवियत संघ तो टूट चुका है। ठीक है, अब हम हेगेमनी के बारे में पढ़ते हैं, वर्चस्व के बारे में पढ़ते हैं कि वर्चस्व होता क्या है। तो वर्चस्व का आशय या कहें वर्चस्व का मतलब, जब किसी देश या कहें जब कोई देश एक किसी अन्य देशों पर अपने, जो कोई एक देश है
वो अन्य देशों पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दबदबा मौजूद करता है, या कहे कि उस पर दबदबा सामाजिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से और आर्थिक तरीके से सामाजिक दबदबा उसे दबाता है कि हाँ तुझे मेरी बात ही माननी पड़ेगी, तो उसे ही हम वर्चस्व कहते हैं। जैसे कहे पावर, ठीक है, हेगेमनी भी इसे ही कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, हेगेमनी क्या होता है, ये आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। हमने हेगेमनी पढ़ा, जब कोई देश जब किसी देश का अन्य देशों के ऊपर, ये डेफिनेशन है बच्चों, जब किसी देश का अन्य देशों के ऊपर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दबदबा मौजूद हो, उसे हेगेमनी या वर्चस्व कहते हैं, ठीक है। अब 1991 के बाद तो यूएसए का ही वर्चस्व था क्योंकि सोवियत संघ तो विघटन हो चुका था, ठीक है। अब 1991 में विश्व में नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई। पहले दो विचारधाराएं थी, ठीक है, पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी, समाजवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा। उदारवादी इसकी अमेरिका की थी और साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ की थी, ठीक है। अब इन दो विश्व में जब ये महाशक्ति खत्म हो गई तो नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई। अब नई विश्व व्यवस्था क्या थी, अमेरिका ने नई विश्व की व्यवस्था शुरुआत की, जैसे एलपीजी का उन्होंने निर्माण किया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, इन तीनों का निर्माण किया। अब 1991 के बाद ये भारत ने अपना ली थी। इससे ही अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे हुए क्योंकि अमेरिका की जो विश्व की व्यवस्था थी वो भारत द्वारा अपनाई गई, इसलिए अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे होते गए और सुधरते गए, ठीक है बच्चों। अब 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद में, जो अमेरिका था उसके राष्ट्रपति के पद के चुनाव होने थे, ठीक है, जिसमें जो जॉर्ज बुश था वो हार गया था और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बिल क्लिंटन जीत गए थे, ठीक है। अब ये क्यों हारा था वो इतना मायने नहीं रखता, अब मैं आपको बता देती हूँ। देखो बच्चों, जब 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे थे ना, तो 1990 में एक प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था, ठीक है, और वो प्रथम खाड़ी युद्ध जॉर्ज बुश की मदद से ही जीता गया था 1991 में, ठीक है। अभी प्रथम खाड़ी युद्ध जॉर्ज बुश की वजह से ही जीता गया, बट इसके बावजूद भी जॉर्ज बुश डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बिल क्लिंटन से हार गए थे, ठीक है। अब बिल क्लिंटन का दौर स्टार्ट हो गया बच्चों, अब बिल क्लिंटन अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, ठीक है बच्चों। फोर्थ पॉइंट बोलता है हमारा कि बिल क्लिंटन ने अपने काल में वर्चस्व पर ध्यान नहीं दिया बल्कि जलवायु में और पर्यावरण और अमेरिका के आंतरिक विकास पर जोर दिया, जैसे भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब पर ज्यादा ध्यान दिया बिल क्लिंटन ने। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है ना आपको कि कौन से राष्ट्रपति ने अमेरिका के आंतरिक मामलों पर या फिर आंतरिक विकास में ज्यादा जोर दिया, तो वो एक लौता बिल क्लिंटन था जिसने आंतरिक विकास पर ज्यादा जोर दिया अकॉर्डिंग टू वर्चस्व के। अमेरिका के वर्चस्व को बढ़ाने की बजाय उसने अमेरिका के अंदर के मामलों को, मतलब थोड़ी देश के अंदर के मामलों को विकास किया, ठीक है। ओके, फिफ्थ पॉइंट हमारा बोलता है बच्चों, 1990 के बाद विश्व में अमेरिका ने अपने वर्चस्व को बनाने के लिए या कहीं अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए कई सैनिक अभियान चलाए। अब वो सैनिक अभियान 4 थे जो आपको इसमें चैप्टर में, जो इस बुक्स में आपको पढ़ने हैं, वो 4 मेन थे, वो आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको छोटा सा बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ, आगे आपको डीपली में सारे ऑपरेशंस पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं, 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया जिससे अमेरिका ने 34 देशों के साथ मिलकर सेना बनाई और 1991 में इराक पर हमला किया जिसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया, ठीक है। अब 1990 में क्या होता है, इराक एक देश है, उसने कुवैत में एक कहें तो तेल के खाद्यान्न बहुत अच्छे हैं, तो इराक ने कब्जा कर लिया कुवैत पर कि इसकी जो जितनी भी सरकार है मैं इसे मतलब कर लूंगा, अपने कब्जे में कर लूंगा और अपनी सरकार चलाऊंगा कुवैत में, अपना वर्चस्व स्थापित करूंगा कुवैत पर, ठीक है। इसका मानना ये था। तो कुवैत पर आक्रमण होने के बाद अमेरिका ने इसका विरोध किया कि ऐसे कोई भी देश छोटे देशों को अपने में या कहे कि उस पर कब्जा नहीं कर सकता। तो इसके जो अमेरिका ने इसका जो विरोध किया, तो अमेरिका ने यह बात यूएनओ तक कही कि यूएनओ मतलब जो यूएनओ जो सबसे ऊंचा राष्ट्र संघ है विश्व का, तो यूएनओ ने यह बात रखी कि इराक को जल्द से जल्द कुवैत को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उस पर सैनिक कार्यवाही की जाएगी। परंतु इराक फिर भी नहीं माना और उसने जो भी यूएनओ द्वारा
न्यूज दी गई थी तो उसे इग्नोर करा। ठीक है, अब इग्नोर करने के बाद अमेरिका ने यह सोच लिया कि अब यह बात से नहीं मानेगा, इसे सिर्फ सैनिक कार्रवाई से ही माना जा सकता है। तो 34 देशों ने अमेरिका के साथ 34 देश मिले, अमेरिका ने अपने साथ 34 देशों को मिलाया। ठीक है, अब 34 देशों की सेना मिल गई तो बहुत बड़ी टुकड़ी बन गई, बहुत ही बड़ी सेना बन गई। अब उसके बाद 1991 में इराक पर हो गया हमला। अमेरिका ने 34 देशों के साथ मिलकर जो सेना बनाई थी उसके साथ मिलकर अब इराक पर हो गया हमला, जिसे बोला गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, प्रथम खाड़ी युद्ध, क्योंकि यह फारस की प्रथम खाड़ी में लड़ा गया युद्ध था। ठीक है, आगे इसको आपके बहुत नाम पता चलेंगे, 4 नाम है इसके एग्जैक्ट। अभी आपको सिर्फ सस्पेंस में है कि हाँ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ये बोला जाता है। आगे मैं आपको डीपली में बताऊंगी इस डेजर्ट स्टॉर्म का क्या से क्या था। ठीक है, ओके, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा आगे आने वाली वीडियो के लिए। ठीक है, हमारा 1998 में, ओके बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा मैप दिखा देती हूँ पहले, ताकि आपको कुवैत और इराक में डिफरेंस पता लग जाए। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, ये आपका पूरा वर्ल्ड मैप है और आप देख सकते हो कि इस वर्ल्ड मैप में जहां पर कुवैत लिखा है ना, ये छोटा सा देश, ये कुवैत है। ठीक है, ये आपका भारत है, ये वाला भारत है आपका। ठीक है, इतना छोटा सा, इसके ऊपर ही इराक है। आपको मैं दूसरे मैप में बता देती हूँ। कुवैत आपका याद रखना बहुत छोटा सा देश था जब भी इराक ने उस पर आक्रमण किया था। देखो बच्चों, ये आपका भारत है। ठीक है, ये वाला आपका भारत, इराक हो गया, और इसके नीचे ये छोटा सा जो देश है ना, ये है कुवैत। ठीक है, आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे। छोटा सा जो देश है वो कुवैत है। इसने, इराक ने कुवैत पर हमला किया 1990 में। ये रहा आपका अमेरिका, ये वाला हिस्सा पूरा अमेरिका का है और ये वाला भी अमेरिका है, ये बीच में कनाडा है। ठीक है, इस अमेरिका ने यहाँ पर जाकर कुवैत की हेल्प की। ठीक है, इराक से कुवैत को छुड़वाने के लिए कुवैत की हेल्प की। ठीक है बच्चों, ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, अब 7 पॉइंट है बच्चों। 1998 में केन्या और तंजानिया में स्थित अमेरिका के दूतावासों पर हमला हुआ। दूतावासों पर हमले के जवाब में अमेरिका ने 1998 में ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया। फर्स्ट वाला हमारा डेजर्ट स्टॉर्म था, सेकंड हमारा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच है। अब आपको दूतावास एम्बेसीज बता दूं तो आई होप आपको पता हो, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। अगर किसी देश में कहें कि जैसे अमेरिका है और भारत है, अमेरिका में भारत की एम्बेसीज है और अमेरिका की एम्बेसीज भारत में है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, देखो, अगर एक बंदा कहे, एक मैन, तो अमेरिका का कोई भी एक बंदा भारत में से एक बंदे को लेकर चला जाता है अमेरिका और कहता है कि मैं तुम्हें वहां पर वर्क दूंगा और वहां पर तुम्हें पैसे भी बहुत मिलेंगे। तो भारत वाला बंदा वो चला जाता है उसके पीछे और अमेरिका उसका पासपोर्ट, वीजा ये सब छीन लेता है, और तो वो उसका वीजा पासपोर्ट छीन के उसे गुलाम बना लेता है। ठीक है, तो उसको देखते हुए वो किसी से हेल्प मांगेगा तो वो होगी दूतावास, या कहें भारत की जो अमेरिका में एम्बेसीज है या फिर कहीं दूतावास है, वो उन्हें छोड़कर वहीं आएगा भारत तक। ठीक है, इसलिए वो एम्बेसीज होती है, हर देश में एम्बेसीज होती है दूसरे देशों की। दूतावासों का यही काम होता है कि अगर किसी देश का व्यक्ति हमारे देश में फंस जाता है, जैसे भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान में फंस जाता है, तो पाकिस्तान में भारत के जो दूतावास है वो भारत के उस व्यक्ति को भारत में सेफली पहुंचाएंगे, वो उनका कार्य होता है। ठीक है, दूतावासों का यही मेन होता है। अब क्या होता है, केन्या और तंजानिया जो होते हैं वो देश है दो। ठीक है, केन्या और तंजानिया 2 देश हैं जो आपस में ही है। मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कहाँ पर है ये, नहीं तो आपको डाउट रहेगा। तो ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर आपको केन्या दिख रहा है लिखा हुआ, ये केन्या है आपका। ठीक है, तंजानिया भी मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। भारत में ये जो हमारा ये रहा भारत। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ो तो अच्छा रहेगा। यहाँ से ये 2 मैप छोड़ के फिर जो तीसरा देश है 1, 2 और 3, ये 3rd देश जो है वो केन्या है। ये रहा बच्चों आपका तंजानिया, ये थोड़ी ब्लर पिक्चर है, आई होप आपको समझ आ जाए, और इसके ऊपर ही केन्या था। ठीक है बच्चों, ओके। वर्ल्ड मैप में मैं आपको बता चुकी हूँ केन्या तंजानिया कहाँ पर है और इराक और कुवैत कहाँ पर है। ठीक है, अब जो क्या हुआ कि केन्या और तंजानिया जो ये 2 देश थे जो मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखा चुकी हूँ, इसमें जो अमेरिका के दूतावास थे उस पर हमला हुआ, और बहुत ही ज्यादा बड़ा हमला नहीं था वैसे तो, बट ये है कि हमला माना गया। और उसके दौरान 1998 में ही
अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया और 1998 में बिल क्लिंटन का दौर ही चल रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। 11 सितंबर 2001 है बच्चों, यहाँ पर 21 नहीं है, 2001 है। 2001 को अमेरिका पर बहुत ही जबरदस्त या फिर कहें बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। अब इस आतंकवादी हमले में अमेरिका के 10,000 से ज्यादा व्यक्ति मारे गए। कहें तो 10,000 से ज्यादा व्यक्ति, लोगों की मौत एक हमले में होना बहुत बड़ी बात रखती है अमेरिकी सरकार के लिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9/11, जो 11 सितंबर 2001 में हुआ था। वो उस घटना को अमेरिका के लोग या कहें अमेरिका में 9/11 के नाम से जानते हैं। और यह अमेरिका पर दूसरा सबसे बड़ा हमला था, क्योंकि एक पर्ल हार्बर में हुआ था, बहुत बड़ा हमला था, वो जापान की तरफ से हुआ था। बट ये जो 9/11 था, ये अलकायदा और तालिबान जो आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, अभी 9/11 का हमला हम 9 और 11 क्यों लिखते हैं? देखो, सितंबर 9th मंथ होता है, 9वां महीना होता है सितंबर। ठीक है, और 11 तारीख हमारी होती है। ठीक है, अब 9/11 अमेरिका में इसलिए लिखा जाता है या कहे तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि 9/11 अमेरिका में डेट बाद में, तारीख बाद में और महीना पहले लिखने का चलन है। बट हमारे यहाँ पर पहले डेट लिखी जाती है, फिर तारीख लिखी जाती है, सॉरी महीना लिखा जाता है। बट अमेरिका में पहले महीना लिखा जाता है, फिर तारीख लिखी जाती है। ठीक है, 9/11 के हमले को, इस 9/11 के हमले से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब जो 9/11 के हमले के जवाब में ना अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा, ये बहुत ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहे तो अलकायदा और तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, आप इनके बारे में जरूर पढ़ना, गूगल पे विकिपीडिया में मिल जाएगा आपको, तो एक बार जरूर पढ़ के देखना। ठीक है बच्चों, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट तभी आएगा तब आप उसके बारे में थोड़ा सर्च करोगे, थोड़ा ट्राई करोगे कि यार इसको जानना है, तो उसे जानने की कोशिश करो। इनको जिम्मेदार माना गया। अब इनके जिम्मेदार के बाद इनके विरुद्ध एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे एंड्यूरिंग फ्रीडम कहा गया। ठीक है, अब हमारा 11 पॉइंट है 2003 में, 2001 के बाद अब 3 आता है। ठीक है, अब यूएसए ने, अमेरिका ने इराक पर खतरनाक और विनाशकारी हथियार रखने के आरोप लगाकर अमेरिका ने इराक वही देश है जिसने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था और उसे कब्जे में ले लिया था। अब इन इराक पर अमेरिका ने यह कहा कि इराक के पास खतरनाक और विनाशकारी हथियार है जिससे वह किसी का भी विनाश कर सकता है और यह हमारे विश्व के लिए या फिर कहे किसी भी देश के लिए सुरक्षित नहीं है। और अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानकर अमेरिका ने यूएनओ में यह शिकायत की। यूएनओ ने अपनी एक टीम भेजी कि देख कर आओ कि इराक में ऐसे है हथियार या नहीं है। तो टीम की जांच पड़ताल के बाद पता लगा कि ऐसे कोई हथियार नहीं है। बट अमेरिका ने इस पर कदम उठाया और अमेरिका ने 40 देशों के साथ मिलकर, पहले वाले जो पहले ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था वो 34 देश से, थोड़ा डिफरेंस याद रखना, कंफ्यूज मत होना, मैं आगे अच्छे से डीपली बताऊंगी। तो 40 देशों के साथ मिलकर अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। मतलब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाने के बाद उसका यही मकसद था कि उसमें अमेरिका अपनी सरकार स्थापित कर सके और अमेरिका की विचारधारा उसमें चल सके और अमेरिका इराक की सारे संसाधनों पर कब्जा कर ले। इसका यही मोटिव था अमेरिका का कि इराक पर हमले करने का। 12th पॉइंट है बच्चों आपका, अमेरिका के वर्चस्व को, जो अमेरिका का वर्चस्व आज भी स्थापित है उसको सिर्फ चीन, रूस, भारत और जापान यह मिलकर चुनौती दे सकते हैं, ये 4 देश। बट ये मिलने को राजी नहीं है क्योंकि भारत और रूस के संबंध तो अच्छे हैं पर भारत और चीन के संबंध अब खराब हो गए। किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, ये आपके एक थोड़ा लेटेस्ट में है तो आप प्लीज इन्हें अच्छे से याद करें ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज भी मिलती रहे, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। ओके बच्चों, 13 पॉइंट है 1991 में जब युद्ध हुआ था, अमेरिका ने यूएनओ की सहमति से युद्ध किया था। ठीक है, ऑपरेशन चलाया था। बट जब 2003 में इराक पर हमला हुआ था ना, अमेरिका ने उस पर विनाशकारी और खतरनाक हथियार रखने का आरोप लगाया था, तो यूएनओ की असहमति से ऑपरेशन चलाया था जब। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अमेरिका ने 2 युद्ध तो एक तो यूएनओ की सहमति से करा और एक यूएनओ की असहमति से करा। और 2 युद्ध जो हुए थे, जो ऑपरेशन उन्होंने 2 चलाए थे, वो उसने अलकायदा और तालिबान एक आतंकवादी संगठन के ऊपर चलाए थे। ओके, ठीक है। 14 पॉइंट है, शीत युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका में भारत के संबंध में सुधार आया क्योंकि भारत ने एलपीजी की
विश्व में जो व्यवस्था न्यू स्टार्ट हुई थी उसे अपनाया था। ठीक है, 15 पॉइंट है बच्चों, 3 नीतियां हैं, ये तीनों नीतियां हैं 15, 16, 17। ये 16 है, ये 17 है, तो नंबर में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पहली है बैड बैगन या बैंड बैगन, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसकी नीति है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो वर्चस्वकारी है, जो अमेरिका है, या तो मतलब उसके विरोध में ना जाकर अपने वर्चस्व का फायदा उठाना, मतलब उससे दोस्ती कर लो। ठीक है, और अपना वर्चस्व भी स्थापित, मतलब अपने विकास में करते रहो, अपना काम करते रहो। ठीक है, इसकी के बेस पे एक मुहावरा है, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। अब समय, इसका मतलब यह है समय की परिस्थितियों को देखकर चलना और उसका फायदा उठाना। मतलब जो अमेरिका है वो महाशक्ति है, अब उसके साथ मिल जाओ और उसके विरोध में मत जाओ, और उसके साथ मिलकर अपना विश्व, मतलब अपनी जो परिस्थितियां उन्हें संभाल कर अपना विकास करने में फायदा उठाओ उसका। 15 पॉइंट है छुपा लेने की नीति। अब हमें अगर विकास करना है तो हमें अमेरिका की नजर को, जो अमेरिका की नजर है उससे हमें अपना आप को छुपा के रखना होगा, ताकि अमेरिका की निगाह हमारे पर नहीं पड़े और हम अपना विकास छुप कर करते रहे। बट ये जो छुपा लेने की नीति है, यह छोटे देशों के लिए कामयाब है, बट बड़े देशों के लिए, महाशक्ति के लिए कामयाब नहीं है। क्योंकि अगर कोई देश विश्व स्तर पर अपना विकास करता है तो दूसरे देश को पता लग ही जाता है, बट छोटे देशों का इतना ख्याल नहीं रखते। थर्ड नीति है हमारी राज्य स्तर संस्था। इसका मतलब ये है कि जो राज्य स्तर संस्था है ना, जो विश्व स्तर पर राज्य स्तर संस्था है, उसमें अमेरिका के वर्चस्व का सामना कोई नहीं कर सकता, और आज सभी अमेरिका की ताकत के आगे बेबस हैं, या कहें आज सभी अमेरिका की ताकत के आगे झुके हुए हैं। 17 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसमें आपको। ठीक है, इसमें बोल रहा है अमेरिका जो प्रतिवर्ष 1 साल में वो अपनी सैनिक शक्ति पर जितना खर्च करता है ना, उतने 12 देश मिलकर करते हैं 1 साल में। ये आपको आगे पता लगेगा, बट वो जो जितना खर्च करता है ना, वो 455.9 अरब डॉलर है। ठीक है, याद रखना इस स्टैटिक्स को, मतलब इस नंबर को याद रखना, 455.9 अरब डॉलर खर्च करता है, जो विश्व में अभी तक की तुलना में सबसे ज्यादा है। ठीक है, ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब ये है हमारे राष्ट्रपति की सूची, जो मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति की सूची बनाई, आपको इजी रहेगा याद करने में। तो जो पहला युद्ध हुआ था 1991 में, ठीक है, वो जॉर्ज बुश सीनियर ने लड़ा था। उस युद्ध को बोला गया था डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब 1998 में बिल क्लिंटन के दौर में इनफाइनाइट रीच लड़ा गया था। 2001 में जो 9/11 की घटना थी, याद आ रहा है ना आपको, 9/11 की जो घटना थी वो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम था, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने लड़ा था। ठीक है, 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ही थे, और इन्होंने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम भी लड़ा था, जो 2003 में लड़ा गया था। इराक पर विनाशकारी और खतरनाक हथियार रखने की साजिश का करा था। उसमें इराक पर खतरनाक और विनाशकारी हथियार तो मिले नहीं, बट ये था कि अमेरिका अपनी सरकार इसमें इराक में स्थापित करना चाहता था। अमेरिका अपनी सरकार और इसके संसाधनों को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने इराक पर यह आरोप लगाया और उस पर 40 देशों के साथ मिलकर सेना बनाई और उस पर इराक पर हमला किया। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा पढ़ने में। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स लेके चलेंगे, टॉपिक्स कंप्लीट लेके चलेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छी लगी हो वीडियो, और प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में, अपने 12th क्लास के स्टैंडर्ड्स ग्रुप में, अपने सारी जगह शेयर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।